नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है एलीट नॉवल वर्ल्ड में। एक ऐसी दुनिया जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। यहां हर चैप्टर बनकर आता है एक नया तूफान, कभी जबरदस्त पावर से भरा एक्शन, कभी रहस्यों की गहराइयों में उतरती साजिशें, और कभी कल्पना की वो उड़ान जो हर हद पार कर जाती है। हम आपको ले चलते हैं उन खतरनाक एडवेंचर्स में जहां हीरो जन्म लेते हैं, किस्मतें पलटती हैं और हर मोड़ पर दिल की धड़कन तेज हो जाती है। तो अपने कान लगाए, मन को खोलिए और कल्पना को आज़ाद छोड़ दीजिए, क्योंकि आप कदम रखने वाले हैं एक ऐसे ब्रह्मांड में जहां कहानियां आपकी हकीकत बन जाती हैं। आप सुन रहे हैं एलीट नॉवल वर्ल्ड और आपके साथ हैं आपके यार दोस्त शिवंश और अब्दुल। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, एक ज़रूरी बात, इस ऑडियो में प्रस्तुत सभी कहानियां, किरदार और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक हैं। इनका उद्देश्य केवल और केवल मनोरंजन है। इनका किसी भी जीवित या दिवंगत व्यक्ति, वास्तविक स्थान, घटना या संस्था से कोई संबंध नहीं है। अगर कहीं कोई समानता नजर आए तो उसे महज संयोग समझा जाए। तो निश्चिंत रहिए, खुलकर मजा लीजिए और जुड़े रहिए एलीट नॉवल वर्ल्ड के साथ, जहां हर कहानी बनती है एक धमाका। फायर ओपन बुक, योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। जैसे ही वीरेंद्र ने अपनी बात समाप्त की, सफेद जेड मंच पर मौजूद 300 प्रतिभाओं के चेहरे तंग हो गए। उन्होंने अपनी अपनी शतंग जेड सीलों को कसकर पकड़ लिया। उनकी नजरें वीरेंद्र पर टिकी हुई थीं। सबसे निम्न ग्रेड की सफेद शतंग जेड सील शतंग महाप्रतियोगिता में आपकी भागीदारी की योग्यता साबित करती है। प्रत्येक महानगर से 3 प्रतिभागी होते हैं, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक महानगर के पास 3 सफेद शतंग जेड सीलें हैं। इसलिए शतयुआन क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद आपको जो करना है वह है अपनी सफेद शतंग जेड सीलों को बैंगनी शतंग जेड सीलों में अपग्रेड करना। पहले चरण की अंतिम गिनती में यदि किसी महानगर की एक भी शतंग जेड सील बैंगनी में अपग्रेड नहीं हो पाती है तो उस महानगर का प्रतिनिधित्व करने वाले तीनों प्रतिभागियों को समाप्त कर दिया जाएगा। ये शतंग महाप्रतियोगिता के पहले चरण का नियम है। अपने हाथ में दीपांजलि जेड सील को देखते हुए और वीरेंद्र के नियमों को दोहराते हुए विद्युत समझ गया। शौर्य और लिनिया ने भी धीरे धीरे सिर हिलाया। स्पष्ट रूप से शतंग महाप्रतियोगिता का पहला चरण एक टीम युद्ध था। एक महानगर का प्रतिनिधित्व करने वाले तीनों प्रतिभागियों को अपनी सभी सफेद शतंग जेड सीलों को बैंगनी शतंग जेड सीलों में अपग्रेड करना होगा, यहां तक कि एक का भी बैंगनी न होना विफलता का कारण बनेगा। ये नियम दर्शाता था कि एक ही महानगर के तीनों लोगों को सफल होने के लिए पूरी लगन से सहयोग करना होगा। विद्युत और अन्य 2 अब समझ गए थे कि कीर्तिवर्धन ने उन्हें नाग आक्रमण युद्ध विन्यास क्यों सिखाया था। केवल एक साझा समझ, पूर्ण सहयोग और एक साथ आगे बढ़ने और पीछे हटने से ही वे शतंग महाप्रतियोगिता के पहले चरण में जीवित रह सकते थे और शायद जीत हासिल कर सकते थे। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये था, एक सफेद शतंग जेड सील बैंगनी में कैसे अपग्रेड होती है। ये सवाल हर किसी के दिमाग में उठा। वीरेंद्र की तेज नजर उत्सुक युवा चेहरों पर घूम गई और उनके सख्त चेहरे पर शरारती क्रूरता की एक झलक दिखाई दी। एक सफेद शतंग जेड सील को बैंगनी में अपग्रेड करने के 2 तरीके हैं। पहला है शतयुआन क्षेत्र में राक्षसी जीवों का शिकार करना। एक राक्षसी जीव को मारने के बाद आप मृत जीव की आत्मा शक्ति की एक कश को अवशोषित करने के लिए शतंग जेड सील का उपयोग कर सकते हैं। यह आत्मा शक्ति फिर शतंग जेड सील को अपग्रेड कर सकती है। बेशक आप जिस राक्षसी जीव को मारते हैं उसका ग्रेड जितना ऊंचा होता है, आप उतनी ही अधिक आत्मा शक्ति अवशोषित करते हैं। राक्षसी जीवों की आत्मा शक्ति को अवशोषित करने के अलावा मौलिक शक्ति वाले कुछ प्राकृतिक खजाने भी शतंग जेड सील द्वारा अवशोषित किए जा सकते हैं। इसी तरह प्राकृतिक खजाने की गुणवत्ता जितनी अधिक होगी, शतंग जेड सील उतनी ही अधिक मौलिक शक्ति अवशोषित करेगी। ये पहला तरीका है। उनके बोलने के बाद वीरेंद्र के चेहरे पर क्रूर अभिव्यक्ति कम नहीं हुई बल्कि तेज हो गई, मानो वह जो आगे कहने वाले थे वह मुख्य बात थी। सफेद जेड मंच पर मौजूद 300 युवा प्रतिभाओं की आंखें अब उत्साह से भरी थीं, लेकिन उनके भाव भी बहुत गंभीर थे। राक्षसी जीवों का शिकार करना और शतंग जेड सील को अपग्रेड करने के लिए प्राकृतिक खजानों की तलाश करना, ऐसा लगा कि शतयुआन क्षेत्र कोई आसान जगह नहीं थी। उन राक्षसी जीवों से निपटना आसान नहीं होगा, खासकर अगर वे उच्च ग्रेड के जीवों का सामना करने के लिए दुर्भाग्यशाली थे। तब यह अनिश्चित होगा कि कौन किसे मारेगा। प्रत्येक महानगर के तीनों प्रतिनिधियों ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में अनकही समझदारी थी। अपने अपने शहरों का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुने गए उनमें स्वाभाविक रूप से बहुत अधिक मौन समझ थी। ये भी पहला मुद्दा था जिसे 100 महान शहरों के प्रत्येक शहर प्रमुख को संबोधित करना पड़ा था, ठीक वैसे ही जैसे विद्युत और शौर्य के साथ था।
इस क्षण शौर्य और लिनिया दोनों ने विद्युत को देखा और उनकी आंखों का अर्थ विद्युत के लिए समझना आसान था, वे उसके नेतृत्व का पालन करेंगे। आखिरकार नाग आक्रमण युद्ध विन्यास में उनके 20 दिनों के कठिन प्रशिक्षण ने अनजाने में अन्य महानगरों के प्रतिभागियों की तुलना में कम नहीं, बल्कि एक स्तर की मौन सहमति को मजबूत किया था। भले ही विद्युत केवल नश्वर शोधन वीर आत्मा क्षेत्र के शुरुआती चरण में था, लेकिन उसकी वास्तविक युद्ध शक्ति शायद नश्वर शोधन सार आत्मा क्षेत्र के मध्य चरण के एक कृषक के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त थी। शक्ति ही नियम है, ये शौर्य का हमेशा से विश्वास रहा था। वह विद्युत से वास्तव में पराजित हो गया था और नाग आक्रमण युद्ध विन्यास में 20 दिनों के प्रशिक्षण के माध्यम से वह नाग के सिर के रूप में विद्युत के व्यापक रणनीतिक दृष्टिकोण को भी समझ गया था। इसलिए शौर्य ने बहुत पहले ही विद्युत को स्वीकार कर लिया था। जहां तक लिनिया की बात है, इस शांत और खूबसूरत युवती ने पहले ही विद्युत के लिए प्रशंसा विकसित कर ली थी जब उसने भयानक अरिहंत के साथ वह 4 साल का समझौता किया था, उसकी ताकत और उसकी बुद्धि दोनों के लिए। उनकी आंखों से व्यक्त विश्वास को महसूस करते हुए इस क्षण विद्युत के दिल में शांत प्रत्याशा की एक लहर उठी। जैसे ही 300 प्रतिभागी चुपके से एक दूसरे के साथ संवाद कर रहे थे, वीरेंद्र की आवाज फिर से गूंजी। उनका लहजा शरारती और क्रूर था, तुरंत सभी का ध्यान आकर्षित किया। राक्षसी जीवों का शिकार करना और प्राकृतिक खजानों की खोज करना वास्तव में शतंग ज़ेड सील को अपग्रेड कर सकता है, लेकिन ये बहुत धीमा है और सबसे तेज तरीका नहीं है। शतंग महाप्रतियोगिता का पहला चरण केवल 3 दिन और 3 रात तक चलता है। 3 दिन और 3 रातों के बाद यदि किसी महानगर के तीनों लोगों ने अपनी शतंग ज़ेड सीलों को एक साथ बैंगनी में अपग्रेड नहीं किया है, तो उन्हें निस्संदेह समाप्त कर दिया जाएगा। सबसे तेज तरीका है अन्य लोगों की शतंग ज़ेड सीलों को जब्त करना और उनमें निहित मौलिक शक्ति को अवशोषित करना। ये सबसे तेज तरीका है। वीरेंद्र ने इन शब्दों को एक एक करके बोला और जैसे ही उनकी आवाज फीकी पड़ी, पूरे सफेद जेड मंच पर मौजूद 300 प्रतिभाओं के शरीर अकड़ गए, उनकी आंखें संकरी हो गईं। फिर एक ही महानगर के लोगों को छोड़कर उनकी नजरें दूसरों की ओर धीरे धीरे सतर्कता और उत्साह से भरने लगीं। क्या शतंग महाप्रतियोगिता है? दूसरों की शतंग ज़ेड सीलों को जब्त करके अपनी ज़ेड सील को अपग्रेड करने का क्या तरीका है? ऐसा लगता है कि यह परोक्ष रूप से विभिन्न महानगरों की प्रतिभाओं के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित कर रहा है। उस मामले में लोगों का एक समूह अनिवार्य रूप से दूसरे समूह द्वारा समाप्त कर दिया जाएगा। ऐसा लगता है कि अगले 3 दिन और 3 रातें बेहद क्रूर होंगी। विद्युत की नजर दूर युगधर पर पड़ी। उसने देखा कि बाद वाला उसे एक लालची अभिव्यक्ति के साथ देख रहा था। उसकी आंखों का अर्थ स्पष्ट था। हे, ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति की नजर मेरी शतंग ज़ेड सील पर है। पूरे सफेद जेड मंच का माहौल जम गया, क्योंकि 100 महान शहरों के 300 प्रतिभागी सावधानी और चेतावनी के साथ एक दूसरे को देख रहे थे। इस क्षण विद्युत ने एक से अधिक नजरों को चुपचाप अपने शौर्य और लिनिया के ऊपर घूमते हुए देखा। उनकी आंखों का अर्थ आत्मस्पष्ट था। स्पष्ट रूप से विद्युत की नश्वर शोधन वीर आत्मा क्षेत्र के शुरुआती चरण की खेती ने काफी लोगों के लालच को आकर्षित किया था। मैं एक नर्म खजूर बन गया हूं। ऐसा लगता है कि हर कोई मुझे निचोड़ना चाहता है। इस पर विद्युत मन ही मन हंसा, लेकिन उसने कोई डर महसूस नहीं किया। इसके बजाय प्रत्याशा की एक हल्की झलक थी। अगर किसी ने वास्तव में दीपांजलि नगर के तीनों को निचोड़ने के लिए नर्म खजूर मानने की हिम्मत की, तो उसे उनके दरवाजे पर लाई गई शतंग ज़ेड सीलों को अवशोषित करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। ठीक है, मैंने सभी नियम समझा दिए हैं। आगे यह आपके अपने प्रदर्शन पर निर्भर करता है। कौन आखिरी बार हंसेगा, कौन सच्ची प्रतिभा होगा, 3 दिन और 3 रातों के बाद उत्तर स्पष्ट हो जाएगा। ओम। वीरेंद्र से किसी भी दिखाई देने वाली कार्रवाई के बिना उनके पूरे शरीर से एक चमकदार सफेद रोशनी निकली। तुरंत सफेद जेड मंच के ठीक ऊपर 100 पैर चौड़ा स्थानिक द्वार हिंसक रूप से कांपने लगा। फिर धीरे धीरे एक विशाल दरार में खुल गया, जिससे सक्शन की शक्तिशाली धाराएं रिसने लगीं। फटे हुए स्थानिक द्वार को देखते हुए विद्युत लगभग भीतर से निकलती गर्मी और रक्तपात महसूस कर सकता था। वह जानता था कि स्थानिक द्वार के दूसरी ओर शतयुआन क्षेत्र में सबसे क्रूर युद्ध छिड़ेंगे। याद रखें, शतंग महाप्रतियोगिता में आप अन्य लोगों की शतंग ज़ेड सीलों को छीनने के लिए किसी भी साधन का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आपको हत्या नहीं करनी चाहिए। जब तक वे मरते नहीं हैं, तब तक कुछ भी अनुमेय है। उल्लंघन करने वालों को बिना दया के कड़ी सजा दी जाएगी। यदि आप में से कोई भी सहन नहीं कर सकता है और वापस लेना चाहता है, तो बस अपनी शतंग ज़ेड सील को तोड़ दें और आपको शतयुआन क्षेत्र से टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा। बेशक बाहर निकलने पर आप शतंग महाप्रतियोगिता के लिए अपनी योग्यता भी खो देंगे। क्या आप समझते हैं?
इस क्षण वीरेंद्र का लहजा बेहद ठंडा था, जिससे सफेद जेड मंच पर मौजूद हर कोई अकड़ गया। फिर जोर से जवाब दिया, समझ गए। बहुत अच्छा, समय आ गया है। यदि अभी नहीं तो कब? आप सभी शतयुआन क्षेत्र में प्रवेश करें। शू शू शू। तेज हवा के चलने की लगातार आवाजें हवा में भर गईं, क्योंकि सैकड़ों युवा आकृतियों ने शक्तिशाली खेती जारी की, हवा में ऊंचाई पर छलांग लगाए। स्थानिक द्वार से भारी सक्शन बल द्वारा ले जाया गया, उनके आंकड़े इसकी गहराई में गायब हो गए। विद्युत और अन्य दो ने एक दूसरे को देखा, फिर उनकी आंतरिक मौलिक शक्ति बढ़ी। उन्होंने अपने पैरों को ठोंका, आसमान में चढ़ गए और स्थानिक द्वार में भाग गए। ओम। जैसे ही वह स्थानिक द्वार में प्रवेश किया, विद्युत की दृष्टि सफेद रोशनी से भर गई। वह कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता था। उसने केवल अस्पष्ट रूप से महसूस किया जैसे वह बादलों पर सवारी कर रहा हो। उसके हाथ में शतंग जैद सील अचानक एक हल्की उतार चढ़ाव उत्सर्जित करती है। कुछ ही सांसों के बाद विद्युत की दृष्टि अचानक उज्ज्वल हो गई, फिर उसका शरीर हल्का महसूस हुआ और वह गिरने लगा। धप। अपने शरीर को नियंत्रित करते हुए विद्युत ठोस जमीन पर मजबूती से उतरा। तुरंत बाद उसके पीछे जमीन से टकराने की दो और आवाजें गूंजी, जो शौर्य और लिनिया की थीं, जो उसके ठीक पीछे आए थे। शतंग जैद सील, जिसने अभी अभी एक हल्की उतार चढ़ाव उत्सर्जित की थी, अब शांत हो गई थी। विद्युत की आंखों में एक चमक कौंधी। आपकी शतंग जैद सीलों ने भी अभी अभी थोड़ा सा उतार चढ़ाव उत्सर्जित किया था, है ना? अपने सवाल के लिए सकारात्मक जवाब प्राप्त करने के बाद विद्युत ने अपने हाथ में शतंग जैद सील को देखा। उसकी नज़र बिजली की तरह थी और उसने कहा, ऐसा लगता है कि शतंग जैद सील एक ही महानगर के लोगों को इकट्ठा करती है और 100 महान शहरों से 300 प्रतिभाओं को अलग अलग स्थानों पर टेलीपोर्ट करती है। ये क्रिया, ऐसा लगता है, हमें बहुत जल्दी एक दूसरे से मिलने से रोकने के लिए है। विद्युत की बातों को सुनकर लिनिया की ठंडी आंखों में अटकल की एक झलक चमकी और उसकी स्पष्ट आवाज गूंजी, आपका मतलब है, नगर प्रमुख वीरेंद्र ने जानबूझकर हमें अलग किया। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो वह चाहते हैं कि हम पहले शतयुआन क्षेत्र से परिचित हों, या बल्कि हमें अपनी सफेद शतंग जैद सीलों को हरे रंग में अपग्रेड करने के लिए राक्षसी जीवों का शिकार करने और प्राकृतिक खजानों की तलाश करने दें। इस तरह जैसे जैसे समय बीतता है और हम लगातार आगे बढ़ते हैं, 100 महान शहरों की टीमें अंततः मिलेंगी। फिर सच्चा निर्णायक युद्ध आएगा और यह और भी दिलचस्प होगा। विद्युत की व्याख्या ने लिनिया और शौर्य से सहमति और यहां तक कि कुछ आश्चर्य भी अर्जित किया। ये युवा केवल 15 वर्ष का था, उनसे 1 या 2 साल छोटा था, फिर भी उसके पास इतना शांत दिमाग और शक्तिशाली युद्ध क्षमता थी, जो उनकी दृढ़ता को अर्जित करने में मदद नहीं कर सकती थी। चूंकि ऐसा है, तो हम जाते ही अनुकूलन करेंगे। चलो इसे एक बार में एक कदम उठाएं। शौर्य ने अपने चारों ओर स्कैन किया। शतयुआन क्षेत्र उन तीनों के लिए पूरी तरह से अपरिचित था। विद्युत की दृष्टि रेखा में वे तीनों वर्तमान में एक अविश्वसनीय रूप से घने प्राचीन जंगल के प्रवेश द्वार पर थे। प्राचीन पेड़ आसमान को ढक रहे थे और पूरे जंगल से एक जंगली नम आभा निकल रही थी। उनके पीछे उबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्ते और चोटियां थीं जो एक अज्ञात दूरी तक फैली हुई थीं। उसके सिर के ऊपर अनंत ऊंचाई पर अभी भी एक सूरज था, लेकिन यह एक सफेद भ्रामक ईथर उतार चढ़ाव के साथ झिलमिला रहा था, ये साबित करते हुए कि वे वर्तमान में एक रहस्यमय छोटी दुनिया में थे। ठीक है, चलो चलते हैं। जंगल में मुझे लगता है कि इस जंगल के गहरे भीतर राक्षसी जीव अवश्य होंगे। साथ ही इस यात्रा के दौरान कुछ चीजें हैं जो मैं आप दोनों को सिखाना चाहता हूं। भले ही वे नहीं समझ पाए कि विद्युत का उन चीजों से क्या मतलब था जो वह उन्हें सिखाना चाहता था, लिनिया और शौर्य ने फिर भी सिर हिलाया। शू। उन तीनों ने अपनी शतंग जैद सीलों को अपनी अपनी भंडारण अंगूठियों में रखा, फिर अपनी आंतरिक मौलिक शक्ति को बढ़ाया और अपने सामने के जंगल में भाग गए। विद्युत ने लिनिया और शौर्य को नाग आक्रमण युद्ध विन्यास के संबंध में अपनी खोजों के बारे में बताना भी शुरू कर दिया। शू शू शू। प्राचीन जंगल के माध्यम से 3 आकृतियां तेजी से आगे बढ़ीं। आधा घंटा पलक झपकते ही बीत गया था और इस क्षण शौर्य और लिनिया ने आश्चर्य और अविश्वास की अभिव्यक्ति पहनी हुई थी। विद्युत, आपको नाग आक्रमण विन्यास का आरेख कहां से मिला जिसका आपने अभी उल्लेख किया? यह उस मूल नाग आक्रमण विन्यास आरेख से कम 30% अधिक जटिल है जिसका हमने अभ्यास किया था। क्या नगर प्रमुख कीर्तिवर्धन ने इसे आपको बाद में दिया? रास्ते में विद्युत ने शौर्य और लिनिया को जो सिखाया वह वास्तव में नाग आक्रमण युद्ध विन्यास का विन्यास आरेख था, लेकिन यह आरेख उस आरेख से अलग था जिसका उन्होंने पहले अभ्यास किया था, जो मूल नाग आक्रमण विन्यास आरेख की तुलना में अधिक जटिल और परिष्कृत था।
यह नया नाग आक्रमण विन्यास आरेख ठीक वही था जो विद्युत ने मूल नाग आक्रमण विन्यास आरेख के अपने पहले देखने के दौरान स्केच किया था। जब युद्ध संत नियम के उद्गम ने इनएक्सप्लिकेबली प्रतिक्रिया व्यक्त की थी, तुरंत मूल आरेख को एक खाके के रूप में इस्तेमाल किया था। विद्युत शुरू में संशय में था, लेकिन जैसे ही उन तीनों ने सफलतापूर्वक नाग आक्रमण युद्ध विन्यास का अभ्यास किया, विद्युत ने पाया कि जबकि नया नाग आक्रमण विन्यास आरेख अधिक जटिल था, इसकी शक्ति भी बढ़ गई थी। कम से कम 30% की वृद्धि हुई थी। लेकिन इस पूरे समय विद्युत लगातार इस पर विचार कर रहा था और इसे सत्यापित कर रहा था। वह नहीं जानता था कि युद्ध संत नियम का उद्गम नाग आक्रमण विन्यास आरेख को क्यों बदल देगा, लेकिन उसके सत्यापन के बाद नए नाग आक्रमण विन्यास आरेख का वास्तव में अभ्यास किया जा सकता था। अब तक नहीं था कि विद्युत को शौर्य और लिनिया को इस नए नाग आक्रमण विन्यास आरेख के बारे में सूचित करने का अवसर मिला। उन दोनों ने भी नाग आक्रमण युद्ध विन्यास का परिश्रम पूर्वक अभ्यास किया था, इसलिए उन्होंने जल्दी ही इसकी सूक्ष्मताओं की खोज की। भले ही यह नया नाग आक्रमण विन्यास आरेख बहुत अधिक जटिल दिखता है, लेकिन वास्तव में हमें केवल कुछ सूक्ष्म परिवर्तनों और आंदोलनों के समन्वय पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है जो हमारी मूल नींव पर आधारित हैं। हम थोड़े अभ्यास से इसमें महारत हासिल कर सकते हैं। लिनिया के शांत शब्द पीछा किया, पूर्ण पुष्टि के साथ। तीनों ने एक दूसरे को देखा, सभी ने सिर हिलाया। गरज। जैसे ही तीनों रुकने और नए नाग आक्रमण विन्यास आरेख का अभ्यास करने वाले थे, ठीक सामने एक अंधेरी झाड़ी से अचानक एक भयंकर दहाड़ निकली। राक्षसी जीव, सावधान रहो। विद्युत के धीमी चिल्लाहट के साथ तीनों ने जल्दी से एक रक्षात्मक और आक्रामक रुख बनाया। उसी समय सामने से एक 5 पैर आकार की बदबूदार काली छाया उछल पड़ी, उनके सामने भारी पड़ गई। गरज। यह एक राक्षसी जीव था जो पूरे शरीर पर गहरा लाल था, शेर के आकार का था। उसकी किरमिजी आंखें विद्युत और अन्य दो को घूर रही थीं, उसके नुकीले अंग जमीन को रौंद रहे थे और उसके शरीर से एक भयंकर खूनी आभा निकल रही थी। एक द्वितीय स्तरीय निम्न ग्रेड का राक्षसी जीव, गहरा लाल रक्त सिंह। लिनिया ने अपनी नजर केंद्रित की और राक्षसी जीव की पहचान की। राक्षसी जीव जंगली जानवरों से पैदा होते हैं। प्रकृति में जंगली जानवर अज्ञानी पैदा होते हैं जो केवल वृत्ति इंस्टिंक्ट पर जीते हैं। हालांकि इनमें से कुछ जंगली जानवर स्वाभाविक रूप से प्रतिभाशाली होते हैं, जन्म से ही शक्तिशाली रक्तवंश और शारीरिक शक्ति रखते हैं, या दुर्लभ स्वर्गीय खजाने का उपभोग करने के लिए भाग्यशाली होते हैं, जिससे वे खेती कल्टीवेशन के मार्ग पर चल पड़ते हैं। उनमें से कुछ शुरुआती कठिनाइयों को सहते हैं, धीरे धीरे उत्परिवर्तन से गुजरते हैं, उनके शरीर तेजी से दुर्जय होते जाते हैं, धीरे धीरे भावना का एक निशान विकसित करते हैं और अपनी जन्मजात प्रवृत्ति के आधार पर दिन रात परिश्रम से खेती करते हैं, अंततः राक्षसी तात्विक शक्ति की खेती करते हैं और राक्षसी जानवर बन जाते हैं। राक्षसी जानवरों का एक सख्त पदानुक्रम होता है। पहले स्तर वाले सबसे कमजोर होते हैं, जैसे निम्न स्तरीय पहले स्तर के राक्षसी जानवर जो केवल कुछ हद तक मजबूत जंगली जानवर होते हैं। केवल दूसरे स्तर तक बढ़ने वालों को ही सच्चे राक्षसी जानवर कहा जा सकता है और वे अपनी राक्षसी तात्विक शक्ति की खेती कर सकते हैं। राक्षसी जानवरों में कुछ सच्चे अधिपति होते हैं जिनके पास भयानक रक्तवंश, विरासत और बुद्धि होती है जो मनुष्यों से कम नहीं होती। ये जीव राक्षसी जानवरों के शिखर होते हैं। वे अब राक्षसी जानवर नहीं होते बल्कि दानव जाति के होते हैं। गहरा लाल रक्त सिंह एक निम्न स्तरीय दूसरे स्तर का राक्षसी जानवर। ये स्वभाव से उग्र और क्रूर होता है, अत्यधिक आक्रामक होता है, जिसके 4 अंग भयानक हथियारों के रूप में काम करते हैं। इसकी ताकत आत्मशोधन क्षेत्र के मध्य चरण के एक कृषक के बराबर होती है, जो कायागठन की महापूर्णता क्षेत्र के एक कृषक को आसानी से फाड़ सकता है। लिनिया ने गहरे लाल रक्त सिंह के बारे में जो कुछ भी जानकारी थी वह विद्युत और शौर्य को बताए। हालांकि उसे ये थोड़ा अजीब लगा। उसकी याद में एक गहरा लाल रक्त सिंह 8 गज लंबा होना चाहिए, न कि 5 गज। ओह, लगता है हम काफी भाग्यशाली हैं। सीधे हमारे दरवाजे पर एक राक्षसी जानवर आया है। हा, मुझे इसे संभालने दो। शौर्य एक कदम आगे बढ़ा। हालांकि उसके चेहरे पर मुस्कान थी, उसके पूरे शरीर से थोड़ी सी खूनी हत्या की मंशा निकल रही थी। लिनिया भी वैसी ही थी। ये देखकर विद्युत का दिल हिल गया। ऐसा लग रहा था कि शौर्य और लिनिया दोनों ने कुछ रक्तपात का अनुभव किया था, लेकिन यह समझा जा सकता था। दीपांजलि महानगर में 2 प्रमुख परिवारों, लिन परिवार और सिंघल परिवार के प्रतिभाशाली होने के नाते वे निश्चित रूप से उनके लिए समय समय पर जीवन और मृत्यु की लड़ाई की व्यवस्था करेंगे। खतरे का अनुभव करना सच्चा प्रशिक्षण था। आखिरकार एक कृषक जो तूफानों का सामना नहीं करता है और केवल कठिन खेती पर ध्यान केंद्रित करता है, वह सच्चा शक्तिशाली नहीं बन सकता। विद्युत पिछले 10 वर्षों से दिव्य युद्ध शक्ति के नियम के मूल की खेती में परिश्रम कर रहा था और उसे सच्ची जीवन और मृत्यु की लड़ाई में ज्यादा अनुभव नहीं था।
हालांकि उसकी युद्ध शक्ति असाधारण थी और उसके पास कुछ युद्ध के अनुभव थे, वह केवल अपनी उत्कृष्ट सहजता और दिव्य युद्ध शक्ति के नियम द्वारा दी गई युद्ध जागरूकता पर निर्भर करता था। उसने वास्तव में रक्त नहीं देखा था और विद्युत यह समझता था। शतनगर क्षेत्र ने 100 प्रमुख नगरों के सभी युवा प्रतिभाशाली लोगों को इकट्ठा किया और उनमें अत्यंत दुर्जय व्यक्ति जरूर होंगे। उन व्यक्तियों ने अनगिनत हत्याओं का अनुभव किया होगा, पहले ही जीवन और मृत्यु के किनारे चल चुके होंगे, जीवन और मृत्यु के सामने अत्यंत शांत दिमाग और संयम रखते होंगे। यदि विद्युत, शौर्य और लिनिया इन व्यक्तियों के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहते थे तो विद्युत को बहुत जल्दी सीखना और अनुकूलन करना था, खुद को एक अनुभवी में बदलना था, अन्यथा उसे अंततः उन व्यक्तियों द्वारा हड्डी तक कुतरा जाएगा। इस क्षण उसकी आंखों में रोशनी एक ब्लेड की तरह थी। विद्युत जानता था कि सबसे अच्छा तरीका जीवन और मृत्यु की लड़ाई थी। जीवन और मृत्यु के किनारे शांत और संयमित होने के लिए मुझे इस गहरे लाल रक्त सिंह को संभालने दो। तुम दोनों इस अवसर का उपयोग नए नागघात युद्ध विन्यास से अभ्यास करने और परिचित होने के लिए कर सकते हो, और अभी मुझे जल्दी से मजबूत होने की जरूरत है। शौर्य एक पल के लिए चकित रह गया, फिर सिर हिलाया। लिनिया ने दूसरी ओर अरिहंत के साथ विद्युत के 4 साल के समझौते के बारे में सोचा। युवक की पतली पीठ को देखते हुए लिनिया ने विद्युत के लहजे में छिपी हुई जल्दबाजी की भावना का पता लगाया। हाँ, उसे जल्दी से मजबूत होने की जरूरत थी, लगातार मजबूत होने की, उस भयानक अरिहंत का सामना करने के लिए काफी मजबूत होने की, अपने कुलपति विनायक और अपने स्वयं के जीवन की रक्षा करने के लिए काफी मजबूत होने की। शौर्य, चलो जल्दी से नए नागघात युद्ध विन्यास से परिचित हो जाते हैं। लिनिया की स्पष्ट और दृढ़ आवाज गूंज उठी और वह और शौर्य नए नागघात युद्ध विन्यास से चुपचाप परिचित होने के लिए किनारे चले गए। गुर्राहट। गहरा लाल रक्त सिंह ने एक गुस्से भरी दहाड़ निकाली, उसके 4 अंग जमीन को ठोक रहे थे, उसके नुकीले पंजे मिट्टी को फाड़ रहे थे। खून से लाल आंखों की एक जोड़ी ने विद्युत को घूरना शुरू कर दिया, जो उसके रास्ते को रोक रहा था। हालांकि यह एक राक्षसी जानवर के साथ उसकी पहली मुठभेड़ थी, विद्युत को यह गहरा लाल रक्त सिंह कुछ अजीब लगा। उसके स्वभाव के अनुसार उसे बहुत पहले ही झपट कर हमला करना चाहिए था, तो वह केवल दहाड़ क्यों रहा था और कार्य क्यों नहीं कर रहा था। जैसे ही विद्युत सोच रहा था, उसके सामने गहरे लाल रक्त सिंह ने अंततः अपनी सीमा तक पहुंच गया। उसका 5 गज का शरीर हवा में उछल गया और उसके 2 सामने के पंजों से निकलने वाली ठंडी चमक ने आसपास के स्थान को काट दिया, विद्युत की ओर भयंकर रूप से फाड़ दिया। भनभनाहट। उस पर झपटने वाली बदबूदार हवा ने विद्युत के चेहरे के भाव को जरा भी नहीं बदला। दिव्य युद्ध शक्ति उसके भीतर लगातार बह रही थी और उसका कुछ हद तक उत्तेजित दिल इस क्षण धीरे धीरे शांत हो गया, उसकी निगाह चाकू की तरह तेज हो गई। भू राक्षस व्याघ्र मुष्टि। एक बाघ की दहाड़ पीछे आए। विद्युत ने अपने दाहिने पैर से धकेला और उसका पूरा शरीर गति का उपयोग करते हुए तिरछे ऊपर की ओर भागा। हल्की सुनहरी दिव्य युद्ध शक्ति उसके चारों ओर घूम रही थी, अंततः उसकी दाहिनी मुट्ठी पर इकट्ठा हुई और एक हल्की सुनहरी बाघ का सिर बनाया। गुर्राहट। जैसे कि उसके सामने के इंसान से निकल रही एक समान आभा का एक संकेत महसूस हो रहा हो, गहरा लाल रक्त सिंह और भी तेज और अधिक दुर्भावनापूर्ण हो गया। धमाका। विशाल पंजे और छोटी मुट्ठी आपस में टकराए, एक जोरदार आवाज उत्पन्न हुई। विद्युत गतिहीन रहा, जबकि गहरा लाल रक्त सिंह बल द्वारा दूर धकेल दिया गया, उसका 5 गज का शरीर एक गड़गड़ाहट के साथ जमीन पर जोर से गिर गया। विद्युत की वर्तमान युद्ध शक्ति के साथ वह आत्मशोधन क्षेत्र के शुरुआती चरण में एक कृषक को आसानी से हरा सकता था। ये गहरा लाल रक्त सिंह केवल एक निम्न स्तरीय दूसरे स्तर का था, जो अधिक से अधिक आत्मशोधन क्षेत्र के मध्य चरण के बराबर था और विद्युत के लिए कोई मुकाबला नहीं था। ताकत में असमानता बहुत ज्यादा है। लगता है यह मुझे मजबूत नहीं कर सकता। इसे भूल जाओ, मैं इसे जल्दी से खत्म कर दूंगा। इस विचार के साथ विद्युत ने अब और देरी नहीं की। उसने लगातार भू राक्षस व्याघ्र मुष्टि का अनावरण किया, गहरे लाल रक्त सिंह पर हमला किया। धमाका धमाका धमाका। मुट्ठी गहरे लाल रक्त सिंह के विशाल शरीर पर टकराए। विद्युत अविश्वसनीय रूप से फुर्तीला था और उसकी मुट्ठी की ताकत भयानक थी। बहुत जल्द उसने गहरे लाल रक्त सिंह को तब तक पीटा जब तक कि उसके मुंह से खून रिसने लगा, लगातार कराहते हुए। जैसे ही उसने एक मुक्के से जानवर को हवा में भेजा, गहरे लाल रक्त सिंह को एक बार में खत्म करने की तैयारी में, विद्युत ने अचानक गहरे लाल रक्त सिंह को मुड़कर भागते हुए देखा। अविश्वसनीय रूप से तेज, एक पल में जंगल की गहराई में गायब हो गया। इससे विद्युत एक पल के लिए चकित रह गया, फिर उसने एक कड़वी मुस्कान दी, इसे एक सबक मानो। लिनिया ने दूर से विद्युत के चकित चेहरे के भाव को देखा और हल्के से मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। उसने गहरे लाल रक्त सिंह के अचानक भागने को भी देखा था।
सिर हिलाते हुए विद्युत लिनिया और शौर्य की ओर चला गया, नए नागघात युद्ध विन्यास को सिद्ध करने के लिए उनके साथ काम करने की तैयारी में। गुर्राहट। तभी पहले की तुलना में 10 गुना अधिक दबंग और क्रूर एक दहाड़ अचानक जंगल के भीतर से गूंज उठी और दहाड़ करीब और करीब आती गई, तुरंत विद्युत के 10 गज के भीतर पहुंच गई। गुर्राहट। कम से कम 10 गज आकार का एक शरीर, एक छोटे पहाड़ की तरह, जिसमें भयानक शक्ति समाई हुई थी। इसने कई प्राचीन पेड़ों को तोड़ दिया और एक गंदी हवा में बह गई। एक ठंडक उसके माध्यम से दौड़ गई। विद्युत को लगा कि उसे निशाना बनाया गया है। यह उद्धरण चिन्ह, धमाका। इससे पहले कि वह स्पष्ट रूप से देख पाता कि यह किस तरह का राक्षसी जानवर था, एक पंजा सब कुछ फाड़ने की शक्ति लेकर हवा में फट गया, विद्युत के सिर पर झपटते हुए। इतना तेज, उसका दिल कस गया। विद्युत ने अपने शरीर को नीचे झुका लिया, एक बार जमीन पर लुढ़का, फिर अंततः रुकने से पहले 3 बार और लुढ़कना जारी रखा। जब वह हमले से बच गया और पीछे मुड़कर देखा तो उसने अंततः उस राक्षसी जानवर को देखा जिसने उस पर हमला किया था। गहरा लाल रक्त सिंह। ये भी एक गहरा लाल रक्त सिंह है। यह अभी वाले से कम 2 गुना बड़ा कैसे है, और इसकी ताकत बहुत अधिक है। उसके 4 पंजे जमीन पर थे, उसका पूरा शरीर गहरा लाल था, एक छोटे पहाड़ की तरह। उसके माथे पर एक लौ के आकार का निशान लग रहा था और उसकी खून से लाल आंखें क्रूरता और हत्या की मंशा से भरी हुई थीं, उस इंसान को घूर रही थी जो उसके पंजों के नीचे से बच निकला था। जिसने विद्युत पर हमला किया था वह भी एक गहरा लाल रक्त सिंह था। विद्युत, सावधान रहो, यह एक उत्परिवर्तित गहरा लाल रक्त सिंह है, कम से कम एक उच्च स्तरीय दूसरे स्तर का। जिस पल ये गहरा लाल रक्त सिंह दिखाई दिया, लिनिया समझ गई कि पहले वाला गहरा लाल रक्त सिंह केवल 5 गज आकार का क्यों था। उनके सामने वाला सच्चा परिपक्व गहरा लाल रक्त सिंह था और यह उत्परिवर्तित भी हो गया था, 10 गज की लंबाई तक पहुंच गया था। लिनिया के अनुस्मारक को सुनकर विद्युत धीरे धीरे खड़ा हुआ, गुस्से से भरे 10 गज के गहरे लाल रक्त सिंह को देखते हुए। उसकी आंखें चलीं और उसे कुछ महसूस हुआ। इसने केवल मुझ पर हमला किया और यह इतना उग्र है। लगता है पहले वाला गहरा लाल रक्त सिंह इसका शावक था। ये वास्तव में छोटे को मारने का मामला है और बुरा आता है, लेकिन यह और भी बेहतर है, यह इसे और अधिक रोचक बनाता है। देखते हैं कौन किसे मार सकता है। विद्युत की आंखों में एक ज्वलंत चमक कौंधी। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि इस गहरे लाल रक्त सिंह से निकल रही उतार चढ़ाव आत्मशोधन क्षेत्र के शुरुआती चरण तक पहुंच गई थी। अपने उत्परिवर्तन के साथ यह आत्मशोधन के शुरुआती चरण के शिखर से दूर नहीं हो सकता है। गुर्राहट। उसकी खून से लाल आंखें विद्युत पर टिकी हुई थीं। 10 गज गहरे लाल रक्त सिंह ने गुस्से से दहाड़ लगाई, उसके नुकीले क्रूर दांत ठंडी चमक रहे थे। वह अविश्वसनीय रूप से तेज चला, पलक झपकते ही विद्युत पर झपट पड़ा। भू राक्षस व्याघ्र मुष्टि। दिव्य युद्ध शक्ति उसके भीतर गूंजती रही और घूमती रही। विद्युत ने भी एक धीमी दहाड़ लगाई। एक हल्की सुनहरी बाघ का सिर उसकी दाहिनी मुट्ठी के चारों ओर घिरा हुआ था और उसके बाएं हाथ ने जमीन पर थप्पड़ मारा। उसका पूरा शरीर एक सुपाइन स्थिति में था और उसकी दाहिनी मुट्ठी ने बिना किसी हिचकिचाहट के ऊपर की ओर धकेल दिया। इस क्षण 10 गज गहरा लाल रक्त सिंह विद्युत के ठीक ऊपर झपटने लगा। उसने इस तरह से इसे चकमा दिया और हवा में दरारें पड़ गईं क्योंकि उसकी हल्की सुनहरी मुट्ठी 10 गज गहरे लाल रक्त सिंह के उजागर पेट की ओर टकराए। गुर्राहट। 10 गज गहरे लाल रक्त सिंह ने नीचे से आ रही शक्तिशाली उतार चढ़ाव को महसूस किया। उसकी खून से लाल आंखें गुस्से में चौड़ी हो गईं और उसका विशाल शरीर अचानक एक गहरा लाल प्रकाश से फट गया। फिर ये हवा के बीच में मुड़ गया, बाईं ओर झपटते हुए, विद्युत के ऊपर की ओर मुके को चकमा देते हुए। राक्षसी जानवर की राक्षसी तात्विक शक्ति, ये वास्तव में चमत्कारी है। अभी 10 गज गहरे लाल रक्त सिंह ने अपनी राक्षसी तात्विक शक्ति का उपयोग करके अपने शरीर को मरोड़ा, जिसने विद्युत के मुके को चकमा दिया। अब गहरा लाल राक्षसी तात्विक शक्ति उसके 10 गज शरीर के चारों ओर घूम रही थी, जिससे यह एक जलते हुए उग्र रक्त सिंह जैसा लग रहा था। इसका आभा पहले की तुलना में कम से कम 2 गुना मजबूत था। ये स्पष्ट था कि 10 गज गहरे लाल रक्त सिंह को भी एहसास हुआ कि उसके सामने का इंसान निपटना आसान नहीं था और वह अपनी पूरी ताकत लगा रहा था। वह इस इंसान को फाड़कर टुकड़ों में निगलना चाहता था। गुर्राहट। 10 गज गहरे लाल रक्त सिंह के मुंह से लगातार कम भयानक दहाड़ें निकलती रहीं। उसके 4 अंग जमीन को ठोक रहे थे, लगातार घूम रहे थे। उसकी खून से लाल आंखें खून से लाल होने लगी थीं, विद्युत के शरीर में हर कमजोरी की तलाश कर रही थीं। भू राक्षस व्याघ्र मुष्टि। ये देखकर विद्युत ने दोनों मुट्ठी ऊंची कर ली। हल्की सुनहरी दिव्य युद्ध शक्ति बढ़ी, प्रत्येक मुट्ठी एक बाघ के सिर से घिरी हुई थी।
उसकी तेज निगाह 10 गज गहरे लाल रक्त सिंह की ओर घूमी और वह अत्यधिक गति से आगे बढ़ा, हमला करते हुए। गुर्राहट, भनभनाहट। 10 गज गहरे लाल रक्त सिंह ने विद्युत के सक्रिय हमले से परहेज नहीं किया। उसने वापस दहाड़ लगाई, उसके 4 पंजे हवा के झोंके बना रहे थे और गहरा लाल राक्षसी तात्विक शक्ति उसके पूरे शरीर में फैल गई। ये सीधे विद्युत पर झपटा। धमाका, उसकी मुट्ठी और 10 गज शरीर टकराए। विद्युत ने महसूस किया कि उसकी मुट्ठी से एक शक्तिशाली बल सर्जिंग हो रहा है और गहरा लाल राक्षसी तात्विक शक्ति भी उसके शरीर पर हमला कर रही थी, लेकिन दिव्य युद्ध शक्ति ने इसे तुरंत नष्ट कर दिया। 10 गज गहरे लाल रक्त सिंह की खून से लाल आंखों में मानव जैसी सदमे की एक झलक कौंधी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इस छोटे से इंसान ने केवल एक जोड़ी मुट्ठी से इसे पूरी तरह से रोक दिया था। उसकी निगाहें सिकुड़ गईं। विद्युत ने दिव्य युद्ध शक्ति को अपने पूरे शरीर में बढ़ा दिया, अपने पैरों को मजबूती से जमाया और अपनी सारी ताकत अपनी मुट्ठी में केंद्रित कर दी, मजबूती से 10 गज गहरे लाल रक्त सिंह का विरोध करते हुए। आदमी और सिंह एक साथ लड़े। अचानक विद्युत ने एक हल्की गूंजती आवाज को अपनी ओर आते हुए सुना और उसके कानों पर बाल एक ठंडक महसूस करने लगे। अच्छा नहीं। इस क्षण उसकी मुट्ठी 10 गज गहरे लाल रक्त सिंह के सीने के खिलाफ दब रही थी, उसके पैर मजबूती से जमे हुए थे, 10 गज गहरे लाल रक्त सिंह के साथ जूझ रहे थे। वह इस अचानक हमले को चकमा नहीं दे सकता था। व्याघ्र आकाश खंडित करता है। समय रहते विद्युत ने एक धीमी दहाड़ लगाई। उसके पीछे एक हल्की चांदी की चांदनी उठी, जिसके बाद एक सुनहरी बाघ की छवि का संघनन हुआ। गुर्राहट, विद्युत के नियंत्रण में सुनहरी बाघ की छवि 10 गज गहरे लाल रक्त सिंह द्वारा शुरू किए गए हमले से टकरा गई। धमाका, ये 10 गज गहरे लाल रक्त सिंह की पूंछ थी, जो इस क्षण एक स्टील के कोड़े की तरह थी, जो गहरे लाल राक्षसी तात्विक शक्ति में लिपटी हुई थी। सुनहरी बाघ के प्रभाव में ये फिर से नर्म हो गई। हालांकि विद्युत की आंखों में एक भयंकर चमक कौंधी। सुनहरी बाघ की छवि ने 10 गज गहरे लाल रक्त सिंह की पूंछ को अवरुद्ध करने के बाद ये रुका नहीं, शक्तिशाली तात्विक उतार चढ़ाव लेकर और सीधे 10 गज गहरे लाल रक्त सिंह के पिछले पैर के आधार पर हमला किया। गुर्राहट, दर्द से भरी एक दहाड़ विद्युत के सामने गूंज उठी। 10 गज का शरीर थोड़ा पीछे हटने में मदद नहीं कर सका। स्पष्ट रूप से विद्युत के हमले ने 10 गज गहरे लाल रक्त सिंह को कुछ नुकसान पहुंचाया था। अच्छा मौका। भू राक्षस व्याघ्र मुष्टि। व्याघ्र आकाश खंडित करता है। इस अवसर का लाभ उठाते हुए अपनी मुट्ठी वापस ले ली। विद्युत के पीछे हल्की चांदी की चांदनी थोड़ी काम गई और उसके भीतर दिव्य युद्ध शक्ति कुछ भी वापस नहीं रखी। एक बार फिर एक सुनहरी बाघ की छवि को संघनित किया। उसका शरीर सुनहरी बाघ की छवि के साथ विलीन हो गया। विद्युत की आंखें बिजली की तरह थीं। उसने एक मुक्का मारा, अपनी ताकत का 10वां हिस्सा उपयोग करते हुए। धमाका, इस मुक्के ने 10 गज गहरे लाल रक्त सिंह की गर्दन पर ठोस रूप से हमला किया। विद्युत ने अपने कानों में एक टूटने की आवाज सुनी और अगले ही पल 10 गज गहरे लाल रक्त सिंह का विशाल शरीर विद्युत के मुक्के की भयानक ताकत से पूरी तरह से हवा में भेज दिया गया। धमाका, यह अंततः जमीन पर जोर से गिर गया। उसका विशाल सिंह का सिर अब एक अप्राकृतिक कोण पर मुड़ा हुआ था। इसने कुछ बार संघर्ष किया, फिर चलना बंद कर दिया। 10 गज गहरे लाल रक्त सिंह को मारने के बाद विद्युत ने सांस छोड़ी। अभी हुई लड़ाई के दृश्य लगातार उसके दिमाग में दोहराए जा रहे थे। फूस, एक आफ्टर इमेज में बदलते हुए विद्युत मृत 10 गज गहरे लाल रक्त सिंह के सामने आया, इसका ध्यान से अवलोकन किया, फिर उसके दाहिने हाथ में एक रोशनी कौंधी और सफेद शतनगर मुहर उसकी पकड़ में दिखाई दी। उसने धीरे से सफेद शतनगर मुहर को सीधे सिंह के सिर के ऊपर रखा। भनभनाहट, सफेद शतनगर मुहर अचानक थोड़ी कांप गई, फिर एक हल्की उतार चढ़ाव उत्सर्जित की। तुरंत बाद एक हल्का गहरा लाल प्रकाश अचानक सिंह के सिर के भीतर से बढ़ गया और सफेद शतनगर मुहर द्वारा तुरंत निगल लिया गया। फूस फूस, लिनिया और शौर्य फिर विद्युत के बगल में पहुंचे। विद्युत के हाथ में सफेद शतनगर मुहर को देखते हुए ध्यान दिया कि इसका रंग थोड़ा गहरा हो गया था। तुम दोनों भी कोशिश करो। विद्युत के बोलने के बाद लिनिया और शौर्य ने सिर हिलाया। उन्होंने भी अपनी भंडारण की अंगूठी से अपनी अपनी शतनगर मुहरें निकाली और उन्हें धीरे से सिंह के सिर के शीर्ष के करीब ले गए। तुरंत 2 और गहरे लाल रोशनी निगल ली गईं। लगता है कि शतनगर मुहर बिना विरोध वाली दिव्य आत्मा शक्ति को स्वायत्त रूप से महसूस कर सकती है और अवशोषित कर सकती है, जो हमें बहुत परेशानी से बचाती है। विद्युत ने शांति से बात की, लेकिन लिनिया ने विद्युत द्वारा मारे गए 10 गज गहरे लाल रक्त सिंह को देखा और उसके स्पष्ट नाजुक चेहरे पर गंभीरता का एक निशान कौंध गया। बस शुरुआत में आत्मशोधन क्षेत्र के शुरुआती चरण के बराबर एक उत्परिवर्तित राक्षसी जानवर दिखाई दिया। लगता है हमें इस शतनगर क्षेत्र में अतिरिक्त सावधान रहने की जरूरत है।
विद्युत और शौर्य ने भी लिनिया के शब्दों पर थोड़ा सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि शतनगर महाप्रतियोगिता उससे कहीं अधिक क्रूर और कठिन थी जितना उन्होंने कल्पना की थी। जैसे ही तीनों जाने वाले थे, विद्युत का चेहरा अचानक कस गया। उसकी निगाहें एक ब्लेड की तरह थीं और उसने एक निश्चित दिशा में चिल्लाया, जब तुम यहाँ हो तो क्यों छिप रहे हो? बाहर आओ। लिनिया और शौर्य की तात्विक शक्ति तुरंत बढ़ गई और वे विद्युत के पीछे खड़े हो गए। हे 2 आत्मशोधन क्षेत्र के शुरुआती चरण। 1 आत्मशोधन क्षेत्र के शुरुआती चरण। तुम तीनों ने मिलकर केवल एक उच्च स्तरीय दूसरे स्तर के उत्परिवर्तित गहरे लाल रक्त सिंह को मारने में कामयाबी हासिल की। हमसे मिलना, मुझे कहना चाहिए कि यह तुम्हारा दुर्भाग्य है या हमारा भाग्य। ऐसा कैसा रहेगा? अपनी शतनगर मुहरें सौंप दो, ठीक है? एक आदमी की आवाज हंसी से भरी जंगल से 10 गज दूर से आई। जैसे ही नर्म हंसी गूंज उठी, 3 युवा पुरुष धीरे धीरे विद्युत और उसके साथियों के दक्षिण पूर्व में लगभग 10 गज दूर दिखाई दिए। नेता 16 या 17 साल का एक युवक एक नीले रंग के मार्शल चोगे पहने हुए था। उसकी थोड़ी तेज आंखें अब एक अस्पष्ट मुस्कान के साथ चमक रही थीं। उसके पीछे के 2 पुरुष भी व्यंग्यात्मक मुस्कान पहने हुए थे, क्योंकि वे धीरे धीरे विद्युत और उसके साथियों की ओर चल रहे थे। रुको, अगर तुम और करीब आते हो तो हमें अभद्र होने के लिए दोष मत देना। शौर्य ने एक धीमी गुर्राहट निकाली। उसने अचानक आए तीनों से या उन्होंने अभी अभी जो शब्द बोले थे उससे कोई सद्भावना महसूस नहीं की। वे स्पष्ट रूप से कुछ बुरा करने वाले थे। ओह, काफी अभिमानी है ना? लगता है तुम परेशानी मोल ले रहे हो। नीले चोगे वाले तेज आंखों वाले व्यक्ति के पीछे के पुरुषों में से एक ने शौर्य की चेतावनी सुनकर लापरवाही से बात की और दूसरे ने एक मुस्कान के साथ सिर हिलाया। विद्युत ने अचानक आए तीनों को देखा। उसने अभी अभी दक्षिण पूर्व में लगभग 10 गज दूर एक कृषक की एक हल्की उतार चढ़ाव महसूस की थी। यही वजह थी कि उसने उनके आने पर ध्यान दिया। हालांकि विद्युत अब थोड़ा हैरान था। तार्किक रूप से उसकी धारणा गलत नहीं होनी चाहिए। 100 प्रमुख नगरों के 300 प्रतिभाशाली लोगों को वीरेंद्र द्वारा जानबूझकर शतनगर क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में बिखेर दिया जाना चाहिए था और उन्हें इतनी जल्दी एक दूसरे से नहीं मिलना चाहिए था। तो इन तीनों का क्या मतलब था? वे स्पष्ट रूप से उनके बहुत करीब थे। मैं चंदन हूँ। मेरे 2 दोस्त और मैं जलकेतु नगर से हैं। हम तुम तीनों के साथ कुछ चर्चा करना चाहते हैं। चंदन, तेज आंखों वाला नीले चोगे वाला आदमी, धीरे से बोला। हालांकि उसके शब्द विनम्र लग रहे थे, उसके लहजे में कोई शिष्टाचार नहीं था। उसकी निगाह विशाल गहरे लाल रक्त सिंह के शव पर घूमी। उसने स्पष्ट रूप से विद्युत और उसके साथियों को अपनी शतनगर मुहरें निकालकर इस गहरे लाल रक्त सिंह की आत्मा शक्ति को अवशोषित करते देखा था, इसे उन तीनों द्वारा प्रदर्शित उतार चढ़ाव से जोड़ते हुए। चंदन ने स्वाभाविक रूप से मान लिया कि इस उत्परिवर्तित गहरे लाल रक्त सिंह को उनके सामने के तीनों के संयुक्त प्रयासों से मार दिया गया था, और चंदन की राय में इस स्तर की ताकत कोई खास नहीं थी। इससे भी अधिक, एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसने अभी अभी नश्वर शोधन और आत्मनिर्माण क्षेत्र के शुरुआती चरण में प्रवेश किया था, जिससे चंदन को थोड़ा मनोरंजन महसूस हुआ। क्या मैं पूछ सकता हूं कि तुम तीनों को क्या सलाह देनी है? विद्युत बोला। उसका बायां हाथ उसकी पीठ के पीछे मुट्ठी में कस गया। लिनिया और शौर्य तुरंत समझ गए। इसका मतलब था कि उन्हें हमला करने की तैयारी करनी चाहिए। चंदन ने अपने सामने के युवक को अजीब तरह से देखा, जिसने अभी अभी अपनी आत्मचंद्रमा को संघनित किया था और नश्वर शोधन और आत्मनिर्माण क्षेत्र के शुरुआती चरण में प्रवेश किया था। ऐसा लग रहा था कि ये तीनों उसे सूक्ष्मता से अपना नेता मानते थे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह 3 नर्म लक्ष्यों का सामना करने के लिए इतना भाग्यशाली रहा था, और ऐसी अच्छी किस्मत को देखते हुए उन्हें थोड़ा न निचोड़ना शर्म की बात होगी। जब तक तुम तीनों अपनी शतनगर मुहरें सौंप देते हो, मैं तुम्हारे लिए चीजों को मुश्किल नहीं करूंगा और तुम्हें सुरक्षित रूप से जाने दूंगा। क्या ये सबके लिए बेहतर नहीं है? तुम्हारा क्या कहना है? चंदन अभी भी मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी तेज आंखों में एक खतरनाक रोशनी कौंधी। ही है, तुम्हें हमारी शतनगर मुहरें चाहिए। मुझे तुम्हारी मुहरों में काफी दिलचस्पी है। तुम तीनों हमें अपनी शतनगर मुहरें क्यों नहीं सौंप देते और खुद को परेशानी से बचाते? विद्युत की निगाहें कौंधी क्योंकि उसने चंदन को देखा, हल्के से मुस्कुराते हुए। तुम कृतघ्न, नश्वर शोधन और आत्मनिर्माण क्षेत्र के मात्र शुरुआती चरण का एक कृषक इतना अभिमानी होने की हिम्मत कैसे करता है? मुझे लगता है कि तुम मौत की तलाश कर रहे हो। चंदन के पीछे एक और व्यक्ति ने तीखे ढंग से बात की। तुरंत उसका शरीर कांप गया और उसके पीछे एक गहरी चांदी की आत्मचंद्रमा धीरे धीरे उठी, नश्वर शोधन और सार निर्माण क्षेत्र के शुरुआती चरण के एक कृषक के उतार चढ़ाव को उत्सर्जित करते हुए। तुरंत उसके बगल के व्यक्ति के पीछे भी एक गहरी चांदी की आत्मचंद्रमा उठी, जो नश्वर शोधन और सार निर्माण क्षेत्र के शुरुआती चरण में भी था।
दोस्त, मैंने, चंदन ने तुम्हें विनम्रतापूर्वक याद दिलाया, लेकिन तुम इतने अप्रसन्न हो। ये वास्तव में कष्टप्रद है। चंदन के चेहरे पर मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई, अंततः भावहीन हो गई। उसकी तेज आंखें विद्युत को देखने लगी, जो ठंडक से भरी हुई थीं। बकवास, बहुत बकवास। अगर तुम्हें हमारी 3 शतनगर मुहरें चाहिए तो आओ और अपनी क्षमता से उन्हें ले लो। भनभनाहट, भनभनाहट। जैसे ही शौर्य ने जोर से चिल्लाया, उसके और लिनिया के पीछे भी गहरी चांदी की आत्मचंद्रमाएं उठीं, नश्वर शोधन और सार निर्माण क्षेत्र के शुरुआती चरण के उतार चढ़ाव को जारी करते हुए। उसने चंदन के पीछे के लोगों में से एक की ओर इशारा किया और कहा, तुम बाहर आओ। शौर्य को उसे नाम से बुलाते हुए देखकर चंदन के पीछे के 2 पुरुषों ने चंदन को देखा और उसे थोड़ा सिर हिलाते हुए देखकर उन्होंने एक व्यंग्य के साथ जवाब दिया, मरने के लिए इतने उत्सुक हो तो मैं अनिच्छा से तुम्हारी मदद करूंगा। दोनों पुरुष युवान शक्ति से भर गए और चंदन के पीछे से बाहर निकल आए। शौर्य और लिनिया भी विद्युत के पीछे से बाहर निकल आए। प्रत्येक ने एक विरोधी को रोका और एक लड़ाई शुरू हो गई। चंदन एक पल के लिए चौंक गया, ये देखकर कि सबसे कमजोर विरोधी ने हमला नहीं किया था, बल्कि बस चुपचाप वहां खड़ा था, जबकि सबसे मजबूत दिखने वाली युवा महिला ने पहले हमला किया था। क्या तुम मुझसे लड़ने का इरादा रखते हो? चंदन ने भौहें चढ़ाए और बोला, उसकी आंखों में मजाक बेपर्दा था। विद्युत ने अपने विरोधी को देखा, उसकी मुस्कान अटूट थी और शांति से जवाब दिया, तुम तीनों में सबसे मजबूत हो, बेशक मुझे तुमसे लड़ना होगा। हा 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 हा, तुम नश्वर शोधन और आत्मनिर्माण क्षेत्र के शुरुआती चरण के एक कृषक मुझसे ऐसी बातें कहने की हिम्मत करते हो? क्या मुझे तुम्हें अज्ञानी या निडर कहना चाहिए? तसक तसक, तुम बहुत ज्यादा बात करते हो, तुम वास्तव में शोरगुल वाले हो। विद्युत ने चंदन को सीधे टोक दिया, कदम दर कदम उसकी ओर चल रहा था। पीली सुनहरी दिव्य युद्ध शक्ति उसके चारों ओर घूम रही थी और उसके पीछे एक हल्की चांदी की आत्मचंद्रमा धीरे धीरे उठ रही थी। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम कृतघ्न, तुम मौत की तलाश कर रहे हो। मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। भनभनाहट। चंदन का चेहरा पूरी तरह से गहरा हो गया। उसके पीछे एक गहरी चांदी की आत्मचंद्रमा उठी और नश्वर शोधन और सार निर्माण क्षेत्र के शिखर शुरुआती चरण का एक उतार चढ़ाव बह गया। तुरंत चंदन की आंखें सिकुड़ गईं और उसने पहले हमला किया। उसका दाहिना हाथ हल्के से काले प्रकाश के साथ चमक उठा। इस हमले के साथ उसने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग किया, कोई दया नहीं दिखाई। हमेशा एक ईर्ष्यालु व्यक्ति, उसने विद्युत को विकलांग करने का इरादा किया। जलकेतु प्रहार मुद्रा। गड़गड़ाहट। काले पानी की भाप का एक उछाल तुरंत फैल गया, एक बड़ा काला हाथ बनाया। हाथ गहरा, भारी था और एक भयानक संक्षारक शक्ति लेकर आया था। मैं तुम्हारे पैरों को संक्षारित कर दूंगा ताकि तुम इस जीवन काल में कभी खड़े होकर बोल न सको। चंदन की आंखें ठंडी मंशा से भरी हुई थीं। हालांकि यह व्यक्ति विनम्र दिखाई देता था, वह वास्तव में सबसे प्रतिशोधी था। जलकेतु नगर में किसी ने भी उसे भड़काने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि जिन्होंने ऐसा किया वे बिना किसी अपवाद के अत्यंत दुखद अंत से मिले। गुर्राहट। भू राक्षस व्याघ्र मुष्टि। एक पीली सुनहरी बाघ का सिर उसकी दाहिनी मुट्ठी के चारों ओर घेरा, फिर दिव्य युद्ध शक्ति के साथ विद्युत द्वारा अनावरण किया गया। 5 गज आकार का पीला सुनहरी बाघ का सिर दहाड़ता हुआ आने वाले काले हाथ की ओर झपटा। धमाका, फुसफुसाहट। ये है, उसने खुद से उपहास किया। अपने जलकेतु प्रहार मुद्रा को पीली सुनहरी बाघ के सिर से सीधे टकराते हुए देखकर उसने पहले ही विद्युत के पूरे शरीर को अपने हथेली से संक्षारित होते हुए देखा। भनभनाहट। हालांकि अगले ही पल एक पीली सुनहरी युवान शक्ति अचानक बाहर निकल आए, अविश्वसनीय गति से काले हाथ को आसानी से छिन्न भिन्न कर दिया। फिर मुट्ठी की गति कम नहीं हुई, चंदन की ओर हमला करते हुए। ये कैसे संभव है? इस दृश्य ने चंदन को बहुत चौंका दिया। वह समझ नहीं पाया कि यह कृषक, जो नश्वर शोधन और आत्मनिर्माण क्षेत्र के शुरुआती चरण में मात्र था, अपनी गर्वित युद्ध तकनीक को इतनी आसानी से कैसे तोड़ सकता है। लेकिन चंदन इतनी कम उम्र में इतनी खेती के साथ निश्चित रूप से एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। उसने तुरंत अपनी हथेलियों को थोड़ा ऊपर उठाया और काली युवान शक्ति बाहर निकल आई, एक 10 गज की काली विशाल लहर बनाई जो नीचे से ऊपर की ओर उछल गई। धमाका। दोनों सेनाएं एक पल में टकरा गईं। विद्युत की मुट्ठी से निकल रही शक्ति को महसूस करते हुए चंदन का चेहरा तुरंत नाटकीय रूप से बदल गया और उसकी आंखों में तीव्र सदमे की चमक कौंधी। बूम। पीली सुनहरी बाघ का सिर काली विशाल लहर को फाड़ दिया और बिना किसी और बाधा के ये चंदन की भुजाओं में टकराया, जिसे उसने अपनी छाती को रोकने के लिए उठाया था। धमाका। एक ही मुक्के से चंदन ने तुरंत महसूस किया कि उसके रक्त और ऊर्जा प्रतिद्वंद्वी के प्रभाव से मत गए थे और वह पीछे हटने में मदद नहीं कर सका।
उसकी तेज आंखें सदमे और अविश्वास से भरी हुई थीं। भनभनाहट, मुट्ठी की हवा ने युवान शक्ति के प्रकाश को फाड़ दिया। विद्युत ने एक कदम आगे बढ़ाया, उसके काले बाल फड़फड़ा रहे थे, उसकी शानदार आंखें एक अटूट भावना के साथ चमक रही थीं। वह जोर से हंसा, तुम कितने मुंह रोक सकते हो? गुर्राहट, विद्युत पीछे नहीं हटने वाला, 2 और पीली सुनहरी बाघ के सिरों का अनावरण किया, चंदन का बारीकी से पीछा करते हुए। धिक्कार है, यह असंभव है, मुझे विश्वास नहीं है। नश्वर शोधन और आत्मनिर्माण क्षेत्र के एक कृषक के पास इतनी गहरी युवान शक्ति कैसे हो सकती है? कृष्ण नाग जल विच्छेद, खोल दो। अपने शरीर के भीतर मत रहे रक्त और ऊर्जा को दबाते हुए चंदन का चेहरा विकृत हो गया। उसके पीछे गहरी चांदी की आत्मा चंद्रमा हिंसक रूप से कांप उठी और उसके शरीर में सभी युवान शक्ति संघनित हो गई। उसके पीछे एक हल्का काला नाग का प्रेत दिखाई दिया और फिर प्रकाश की एक काली किरण उसके पीछे से बाहर निकली, विद्युत की ओर हमला करते हुए, जो पीछा कर रहा था। अच्छा समय, गुर्राहट, भनभनाहट, 2 पीली सुनहरी बाघ के सिर और प्रकाश की काली किरण फिर से टकराए और बढ़ती युवान शक्ति का प्रकाश विद्युत के आंकड़े को घेर लिया। हु, चंदन के मुंह से भारी हांफना आया। उसकी तेज आंखें प्रकाश की काली किरण पर टिकी हुई थीं जिसने विद्युत को घेर लिया था। उसकी निगाहें क्रूरता और संतुष्टि से भरी हुई थीं। हालांकि मैं तुम्हें मार नहीं सकता, मैं तुम्हारे अंगों को टुकड़ों में फाड़ दूंगा। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम मरना चाहो। व्याघ्र आकाश खंडित करता है। जैसे ही चंदन की तीसरी सांस अभी तक उसके होंठों से नहीं निकली थी, प्रकाश की काली किरण के भीतर से अचानक एक स्पष्ट चिल्लाहट गूंज उठी। गुर्राहट, एक सुनहरी बाघ की छवि उभरी, उसके 4 अंक शून्य पर चल रहे थे, विद्युत के आंकड़े को घेर लिया और एक गड़गड़ाहट के साथ चंदन की ओर हमला किया। चंदन की भयभीत निगाहों के नीचे इसने सीधे उसके कंधे पर हमला किया। धमाका, फुसफुसाहट, चंदन का शरीर इस मुक्के से हवा में भेज दिया गया, रुकने से पहले जमीन पर 1 दर्जन गज तक लुढ़का। उसने ताजे खून का एक बड़ा घूंट थूका, उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसकी तेज आंखें विद्युत को देखने लगी, जो उसकी ओर चल रहा था, सदमे और अविश्वास से भरा हुआ था। उसी समय पास से जमीन पर गिरने वाले शरीरों की 2 लगातार धमक आए। शौर्य ने गर्व से अपने पराजित प्रतिद्वंद्वी को देखा। लिनिया के पतले हाथ खतरनाक बैंगनी युवान शक्ति के साथ चमक उठे, जो उसके प्रतिद्वंद्वी के गले पर रुक गया, जो ठंड आंखों वाली लिनिया को देखकर भयभीत और पसीने से तर लग रहा था। विद्युत ने घायल चंदन को जमीन से उठाया। चंदन ने शौर्य और लिनिया द्वारा अपने साथियों को पराजित होते देखा और उसका पीला चेहरा पूरी तरह से राख जैसा हो गया। वह समझ गया कि इस बार उसे और उसके 2 साथियों को कोई नर्म लक्ष्य नहीं मिला था, बल्कि इसके बजाय एक विशाल लोहे की थाली को लात मारी थी। चंदन को पकड़े हुए विद्युत अभी भी हल्के से मुस्कुराया और कहा, अब तुम्हारी बारी है, अपनी शतनगर मुहरें सौंप दो। विद्युत के मुस्कुराते हुए शब्दों ने तुरंत चंदन का रंग बदल दिया। अभी वह सपने में भी नहीं कहकर पलटवार करने ही वाला था कि उसकी निगाहें अचानक उस युवक पर पड़ी जिसने उसे पकड़ रखा था। युवक उसे देखकर मुस्कुरा रहा था, उसकी चकित कर देने वाली चमकदार आंखों में एक अवर्णनीय भाव झलक रहा था। ये सोचते हुए कि वह इस युवक से कितनी आसानी से हार गया था, उसके दिल में एक अकथनीय ठंडक और गहरी हो गई। उसकी जबान पर आया हुआ सपने में भी नहीं, जबरदस्ती वापस निगल लिया गया। उसकी आंखों में बेबसी बहुत गाढ़ी थी, जो अंततः एक कर्कश बयान में बदल गई, अगर हम उन्हें नहीं सौंपते हैं तो क्या होगा? वैसे भी शतरंज महाप्रतियोगिता के प्रतिभागियों को एक दूसरे की जान को नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं है, तो तुम क्या कर सकते हो? जैसे ही उसने ये कहा, चंदन ने विद्युत को टकटकी लगाकर देखा, यह उम्मीद करते हुए कि बाद वाले के चेहरे पर थोड़ी भी घबराहट दिखाई देगी। चंदन की बात सुनकर विद्युत मुस्कुराया और उसकी निगाहें थोड़ी बदली, लेकिन यह वह आशंका नहीं थी जिसकी चंदन को उम्मीद थी। यह मनोरंजन व्यक्त करने वाला एक रूप था। उसने चंदन को अपनी पकड़ से छोड़ दिया, जो लड़खड़ा गया। उसके मुंह के कोने का खून अभी सूखा नहीं था। हालांकि उसने अपने शरीर पर नियंत्रण वापस पा लिया था। चंदन को कोई खुशी महसूस नहीं हुई, इसके बजाय वह और भी अधिक भयभीत हो गया। क्या तुम जानते हो, अगर कोई इतना दुर्भाग्यशाली हो कि उसका सामना एक शक्तिशाली दानव पशु से हो जाए और वह लड़ाई में फंस जाए, और फिर वह इतना दुर्भाग्यशाली हो कि दानव पशु उसके 1 या 2 हाथ काट ले, तो भले ही वह अपनी जान बचाकर भागने में सफल हो जाए, वह तब से अपाहिज हो जाता है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ऐसा व्यक्ति बहुत दयनीय होता है? विद्युत के नर्म शब्द चंदन के कानों में बिजली की तरह गिरे। उसकी मुस्कुराती हुई निगाहें जलकेतु नगर के बाकी दोनों पर सूक्ष्मता से घूम गईं। वे दोनों पीले पड़ गए और इस दिखने में सबसे कमजोर लेकिन राक्षसी रूप से भयानक युवक के लिए उनके दिल में डर की एक वास्तविक भावना पैदा हुई। अगर उन्होंने अपनी शतरंज जय मुद्राएं नहीं सौंपी, तो ये युवक उन्हें दानव पशुओं के सामने भेज देगा।
उन्हें इसमें कोई संदेह नहीं था कि दानव पशु उन्हें फाड़ देंगे और एक हाथ या एक पैर खोना अपरिहार्य होगा। चंदन का चेहरा राख जैसा हो गया जब उसने विद्युत को देखा। उसकी आंखों में तरह तरह के भाव चमक रहे थे, बेबसी और यहां तक कि नफरत भी। अंत में उसने दांत पीसे और कर्कश स्वर में कहा, खुद को निर्दयी समझो। भनभनाहट। उसके बाएं हाथ में एक चमक दिखाई दी और उसकी शतंगा जय मुद्रा सफेद शक्ति से चमकती हुई प्रकट हुई। चंदन की कार्रवाई देखकर बाकी दोनों भी उसका अनुसरण करने के लिए मजबूर हो गए। उन्होंने भी अपनी अपनी शतंगा जय मुद्राएं निकाल लीं। भनभनाहट। सफेद शक्ति की 3 धाराएं विद्युत और उसके 2 साथियों की शतंगा जय मुद्राओं में प्रवाहित हुईं। विद्युत ने तब देखा कि उसकी अपनी शतंगा जय मुद्रा का रंग गहरा हो गया है। यह अकेला अवशोषण कम से कम उसकी आत्मा शक्ति से कई गुना अधिक शक्तिशाली था, जो उसने पहले 10 जोंक गहरे लाल रक्त सिंह से अवशोषित की थी। वास्तव में दूसरों की शतंगा जय मुद्राओं को अवशोषित करना दानव पशुओं का शिकार करने से कहीं ज्यादा तेज है। वह अंदर ही अंदर आह भरे बिना नहीं रह सका, क्योंकि विद्युत ने अपनी शतंगा जय मुद्रा को वापस रख लिया। अपनी शतंगा जय मुद्रा को पूरी तरह से उसके सामान्य रूप में लौटते देखकर चंदन का दिल ऐसे महसूस हुआ जैसे खून बह रहा हो। उसने अपने भीतर के क्रोध को जबरदस्ती दबाया और कर्कश स्वर में कहा, अब क्या हम जा सकते हैं? जरूर, तुम जा सकते हो। तुम तीनों की उदारता के लिए धन्यवाद। और हाँ, किसी भी समय वापस स्वागत है। विद्युत के शब्दों से चंदन का चेहरा लाल से बैंगनी हो गया, उसकी आंखें खून से लाल हो गईं। फिर उसने बाकी दोनों को इशारा किया और वे तेजी से जंगल की गहराई में गायब हो गए। हा, मुझे लगता है कि मेरी शतंगा जय मुद्रा पहले से कम 3 शेड गहरी हो गई है। शौर्य खुद को जोर से हंसने से रोक नहीं पाया। लिनिया ने भी अपनी शतंगा जय मुद्रा को देखते हुए थोड़ा सिर हिलाया। कोई आश्चर्य नहीं कि नगर प्रमुख वीरेंद्र ने कहा कि यह उन्नत करने का सबसे तेज तरीका था। विद्युत ने उस दिशा को देखा जहां चंदन और बाकी 2 गए थे। वह अभी भी कुछ हद तक हैरान था। ये समझ नहीं पा रहा था कि ये तीनों उनके इतने करीब क्यों थे। सिर हिलाते हुए उसने तय किया कि वह उस पर विचार नहीं करेगा जो वह नहीं समझ सकता था। अपने हाथ के इशारे से उसने शौर्य और लिनिया से कहा, चलो आगे बढ़ते हैं। हालांकि ये प्राचीन जंगल विशाल है और मुझे लगता है कि जैसे जैसे हम गहरा जाएंगे उच्च स्तरीय दानव पशु दिखाई देंगे। सतर्क रहना। शौर्य और लिनिया ने सिर हिलाया और विद्युत के पीछे प्राचीन जंगल में और गहराई तक चले गए। प्राचीन जंगल के एक अन्य भाग में चंदन का चेहरा बेहद भयंकर था। हर बार जब वह अपनी शतंगा जय मुद्रा को उस युवक द्वारा अवशोषित किए जाने के बारे में सोचता तो उसके दिल में नफरत बढ़ती जाती। हालांकि वह उसे खरोंच से उन्नत कर सकता था, इसमें कई गुना अधिक समय लगेगा और शतंगा महाप्रतियोगिता का पहला चरण केवल 3 दिन और 3 रातों तक ही चला था। भनभनाहट। अचानक रुकते हुए चंदन ने कुछ सोचा होगा। जो 2 उसके पीछे आ रहे थे वे भी तुरंत रुक गए। उनमें से एक ने झुंझलाहट में कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये तीनों इतने मजबूत होंगे। खासकर वह लड़का जो नश्वर शोधन आत्मनिर्माण क्षेत्र के शुरुआती चरण में था और निर्दोष होने का नाटक कर रहा था। वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? ये तो भूत देखने जैसा है। दूसरे व्यक्ति ने भी उसकी भावना को दोहराया। चंदन, जिसका चेहरा पानी जैसा काला था, अपने भंडारण वलय से एक वस्तु निकाली और कहा, अगर यह वस्तु नहीं होती तो हम शक्ति क्षेत्र में प्रवेश करते समय प्रभावित नहीं होते और यहाँ टेलीपोर्ट नहीं होते। बाकी दोनों ने देखा कि चंदन के हाथ में अचानक हथेली के आकार की दिशा सूचक यंत्र जैसी वस्तु दिखाई दी। क्या वह तुम्हारा निम्न श्रेणी का नश्वर शिल्प दिशा यंत्र है? तुमने इसे क्यों निकाला? चंदन ने अपने हाथ में दिशा यंत्र को देखा। उसके होंठों पर एक भयानक मुस्कान आई। ये दिशा यंत्र उन तीनों से निपटने में हमारी मदद कर सकता है। मुझे ये बैंगनी ज्वाला महानगर में एक नीलामी में मिला था। यह एक जोड़ी थी। उस समय बैंगनी ज्वाला महानगर का नंबर 1 प्रतिभाशाली जयंत भी वहां था। उसे भी ये दिशा यंत्र पसंद आया था, इसलिए मैंने उसे एक देकर उसकी मदद की। इसलिए वह मेरा एहसानमंद है और उसकी शक्ति पहले ही नश्वर शोधन आत्मनिर्माण क्षेत्र के मध्य चरण तक पहुंच चुकी है, जिससे वह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली बन गया है। दोनों दिशा यंत्र एक दूसरे को महसूस कर सकते हैं। हम उसे ढूंढने जाएंगे। वह निश्चित रूप से मेरा यह एहसान करेगा, खासकर जब वह 3 शतंगा जय मुद्राएं भी प्राप्त कर सकता है। जैसे ही चंदन ने ये कहा, बाकी दोनों तुरंत खुशी से भर गए। उनमें से एक ने कहा, जब उस लड़के ने जिसने मुझे हराया था वह अवशोषित कर रहा था, मैंने उसकी शतंगा जय मुद्रा के सामने दीपांजलि शब्द खुदे हुए देखे। ये तीनों दीपांजलि महानगर से होने चाहिए। दीपांजलि महानगर शतंगा महाप्रतियोगिता में 77वें स्थान पर। बहुत अच्छा, तुम लोग बस इंतजार करो, मैं तुम्हें वह सब उगलवा दूंगा जो तुमने निगल लिया।
अगर मैंने इसका बदला नहीं लिया तो मैं चंदन कसम खाता हूं कि मैं इंसान नहीं हूं। चलो चलें। दिशा यंत्र द्वारा महसूस की गई स्थिति की पुष्टि करने के बाद चंदन और बाकी दोनों एक निश्चित दिशा में चल पड़े, तेजी से आगे बढ़ते हुए मानो प्राचीन जंगल को छोड़ रहे हों। धड़ाम। शौर्य ने एक दूसरे क्रम के श्रेष्ठ भेड़िया प्रकार के दानव पशु को मार डाला और तीनों ने तुरंत आत्मा शक्ति को अवशोषित करने के लिए अपनी शतंगा जय मुद्राएं निकाली। विद्युत ने आकाश की ओर देखा। शाम का सूरज पहले ही दिखाई दे रहा था। थोड़ी दूरी पर दानव पशु के शव को देखकर वे प्राचीन जंगल में पहले ही लगभग 10 दूसरे क्रम के दानव पशुओं को मार चुके थे, लेकिन तीनों की शतंगा जय मुद्राओं में अभी भी हरे रंग का कोई निशान नहीं दिख रहा था। दानव पशुओं का शिकार करना और आत्मा शक्ति को अवशोषित करना स्वाभाविक रूप से धीमा है। ऐसा लगता है कि हमें जल्द ही उच्च स्तरीय दानव पशुओं को खोजने की जरूरत है। विद्युत ने अपने हाथ में शतंगा जय मुद्रा को देखा, जो पहले ही गहरे सफेद रंग में बदल चुकी थी। पूरा एक दिन बीत चुका था और शतंगा जय मुद्रा अभी तक हरे रंग में उन्नत नहीं हुई थी। विद्युत को एक तरह की जल्दबाजी महसूस हुई। थोड़ी दूरी पर एक खाली 100 साल पुराना पेड़ का खोखला हिस्सा है। मैंने इसे तब ढूंढा था जब मैं उस दूसरे क्रम के श्रेष्ठ द्रुत पवन दानव भेड़िया का पीछा कर रहा था। हम रात वहीं बिताते हैं। लिनिया ने अपनी पतली उंगली से थोड़ी दूरी पर एक दिशा में इशारा किया। हमने इतनी दूर यात्रा की है, हम नए नाग प्रहार युद्ध गठन से परिचित हो गए हैं और उसका अभ्यास भी कर लिया है, और हमने लगातार कई दानव पशुओं को मार डाला है। हमारी मानसिक ऊर्जा और शक्ति दोनों काफी कम हो गई हैं, इसलिए आराम करने के लिए जगह ढूंढने का समय आ गया है। शौर्य ने सिर हिलाया और कहा। तुरंत ही तीनों थोड़ी दूरी पर स्थित 100 साल पुराने पेड़ के खोखले हिस्से की ओर भागे। 5 जोंग चौड़े 100 साल पुराने पेड़ के खोखले हिस्से के अंदर तीनों जमीन पर बैठे थे। उन्होंने आग जला रखी थी। शौर्य ने अपने भंडारण वलय से कुछ सूखा मांस और सूखा राशन निकाला और उसे विद्युत और लिनिया के साथ साझा किया। 100 साल पुराने पेड़ के खोखले हिस्से का अंदरूनी भाग बहुत सूखा था और आग जलने से गर्मी फैल गई। अपना भोजन खाते हुए तीनों मौन थे, मानो दिन में हुई लड़ाइयों को याद कर रहे हों, उनका सार निकाल रहे हों और सीख रहे हों। मैं रात के पहले पहर की निगरानी करूंगी। लिनिया ने एक शांत टिप्पणी छोड़ी, फिर 100 साल पुराने पेड़ के खोखले हिस्से के प्रवेश द्वार पर पालथी मारकर बैठ गई। उसके काले बाल नीचे गिर रहे थे और उसकी पतली आकृति एक फिटिंग नीले मार्शल पोशाक में आकर्षक वक्र बना रही थी, खासकर उसकी मुलायम पतली कमर जिसे कोई आसानी से घेर सकता था। शौर्य खुद को विस्मय में दिखने से रोक नहीं पाया, लेकिन फिर उसने सिर हिलाया। उसकी आंखें साफ हो गईं। वह जानता था कि यह शक्ति क्षेत्र में रोमांस का समय नहीं था। भनभनाहट। विद्युत और शौर्य दोनों ने अपने शरीरों के भीतर शक्ति का संचार करना शुरू कर दिया, धीरे धीरे गहरे ध्यान की अवस्था में प्रवेश कर गए। रात के दूसरे पहर में विद्युत निगरानी का कार्यभार संभालेगा। गुफा के प्रवेश द्वार पर पालथी मारकर बैठी लिनिया की आंखें भी बंद थीं, लेकिन आसपास का 10 जोंग दायरा उसकी आत्मा का पता लगाने की सीमा के भीतर था। छोटी उम्र से उसका स्वभाव शांत और अलग थलग था और वह अकेले अभ्यास करने की आदी थी। अब अपने पीछे जलती हुई आग की गर्मी को महसूस करते हुए और 2 आकृतियों को अभ्यास करते हुए देखकर लिनिया ने पहली बार कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने और एक साथ आगे बढ़ने की भावना का अनुभव किया। वास्तव में ये भावना तब पहले ही उभर चुकी थी जब वे तीनों नाग प्रहार युद्ध गठन का अभ्यास कर रहे थे, लेकिन शक्ति क्षेत्र में प्रवेश करने पर यह और गहरी हो गई। एक हल्की मुस्कान लड़की के खूबसूरत चेहरे पर छा गई, पल भर में एक एकांत ऑर्किड की तरह खिल गई, हालांकि किसी ने नहीं देखा। समय बूंद बूंद करके बहता गया और पलक झपकते ही रात गहरी हो गई। लिनिया चुपचाप बैठी थी जब अचानक उसकी आत्मा का पता लगाने की सीमा के भीतर से एक भनभनाहट की आवाज आई। इस तरह की हलचल ने तुरंत लिनिया का ध्यान आकर्षित किया। उसकी आत्मा शक्ति फैल गई। उसे पुष्टि करने की जरूरत थी कि क्या ये कोई दानव पशु था और क्या उसे अपने पीछे विद्युत और शौर्य को जगाने की जरूरत थी। भनभनाहट। जैसे ही लिनिया ने अपनी आत्मा शक्ति को उसकी अधिकतम सीमा तक बढ़ाया, अंधेरे प्राचीन जंगल में उसने अभी भी स्पष्ट रूप से देखा कि भनभनाने वाली चीजें दानव पशु नहीं थीं, बल्कि उड़ने वाले कीड़े थे, मधुमक्खियों की तरह, हथेली के आधे आकार के। इस क्षण ये उड़ने वाले कीड़े एक पंक्ति में व्यवस्थित थे, आगे उड़ रहे थे और जहां भी वे जाते थे एक नशीली फूलों की सुगंध फैलती थी। हथेली के आकार के, कोई आक्रामक शक्ति नहीं, फूलों की सुगंध के साथ। ये है शतपुष्प आत्म संग्रह मधुमक्खियां। इन मधुमक्खी जैसे जीवों की पहचान करने के बाद लिनिया के छोटे से चेहरे पर पहले आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी, फिर खुशी का एक संकेत। वह तेजी से जमीन से खड़ी हुई और गुफा के अंदर अभ्यास कर रहे दोनों को पुकारा, विद्युत, शौर्य, जल्दी जागो।
लड़की की थोड़ी सी अत्यावश्यक आवाज ने तुरंत विद्युत और शौर्य को जगा दिया। उन्होंने सोचा कि दानव पशु हमला कर रहे थे, लेकिन विद्युत को कोई दानव पशु नहीं मिला। इसके बजाय उसने आग की रोशनी से लिनिया के चेहरे पर खुशी का एक संकेत स्पष्ट रूप से देखा। यह उन दुर्लभ समयों में से एक था जब विद्युत ने लिनिया को ऐसा भाव दिखाते हुए देखा था। क्या हुआ, क्या हुआ? शौर्य खुद को पूछने से रोक नहीं पाया। पूछो मत, बस जल्दी से मेरे पीछे आओ। इतना कहकर लड़की 100 साल पुराने पेड़ के खोखले हिस्से से बाहर कूद गई। शौर्य ने विद्युत को देखा और दोनों तेजी से उसके पीछे चल पड़े। तीनों आकृतियां प्राचीन जंगल में तेजी से दौड़ीं। विद्युत और शौर्य लिनिया के पीछे पीछे चल रहे थे, जबकि लिनिया अपनी आत्मा शक्ति का उपयोग शतपुष्प आत्मा संग्रह मधुमक्खियों के झुंड को कसकर ट्रैक करने के लिए कर रही थी। यह महसूस करने के बाद कि लिनिया शतपुष्प आत्मा संग्रह मधुमक्खियों के झुंड का पीछा कर रही थी, शौर्य थोड़ा भ्रमित था। यह नहीं जानता था कि क्यों। परिणामस्वरूप लिनिया के एक ही वाक्य ने उन तीनों को शतपुष्प आत्मा संग्रह मधुमक्खियों के झुंड के पीछे पीछे चलने पर मजबूर कर दिया। वे जरा भी ढील देने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। शतपुष्प आत्मा संग्रह मधुमक्खियां केवल काष्ठ तत्व स्वर्गीय खजानों के पास रहती हैं।